Hello, Pritham. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लाइक हमने सेंटर ऑफ मास से कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था, समझा था। एंड आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, शायद 2 क्वेश्चंस मैंने दिया था, राइट? क्वेश्चंस देख लेता हूँ। कितने लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मतलब कि आंसर आ गया है? ओके, नहीं सॉल्व हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं उस चीज को। तो एक सेंटर ऑफ मास का 2 क्वेश्चन था, एक में आपको क्या निकालना था? 2 कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स थे, उसका सेंटर ऑफ मास बताना था। एंड सेकेंड वन था कैविटी प्रॉब्लम, राइट? कैविटी था, उसमें आपको बताना था उसका सेंटर ऑफ मास। इन 2 प्रॉब्लम्स थी। ओके 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 ओके, ठीक है। दीपक was able to solve that question? किसी का सॉल्व हुआ था? किसी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको? एनीवन? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और देखते हैं। एक्चुअली ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, जो आपको समझने जरूरी है, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस या सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई बार मिल जाते हैं, ठीक है? तो क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, स्क्वायर प्लेट है, गुड मॉर्निंग स्क्वायर सर। प्लेट, या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो स्क्वायर प्लेट के साथ में एक डिस्क, सेमी डिस्क बेसिकली इस तरीके से अटैच्ड है, लाइक दिस। ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये चीज आपको दिया गया था। दिस इज स्क्वायर प्लेट, राइट? लेट अस सपोज स्क्वायर प्लेट का साइड क्या दिया गया था? स्क्वायर प्लेट का साइड ए दिया गया था, ठीक है? साइड ए था या 2a था? सर ए था। सर ए था। ओके ओके फाइन, ठीक है। एंड लाइक सेंटर ऑफ स्क्वायर इज ओरिजिन, ऐसा कुछ था, like this, right? This is the origin, right? This is 0, 0. So इसके रिस्पेक्ट में हमें इस कंबाइंड सिस्टम का हमें क्या बताना था? सेंटर ऑफ मास में स्क्वायर प्लेट था, दिस इज सेमी डिस्क, राइट? ओके, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, सब हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर सकते हैं। दिस इज x, दिस इज y, राइट? And sigma is given. What is sigma? Sigma is mass per unit area. Sigma kg per meter square, ये चीज हमें दिया हुआ, इतना चीज हमें दिया हुआ, साइड ए, ये साइड दिया हुआ, ठीक है? सो कोई बता सकता सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ पर होता है? सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? Anyone? अगर इस तरीके से मैं एक सिंपल सेमी डिस्क बनाऊं, तो इसके सेंटर से लेटर सपोज अगर ये सेंटर है सेमी डिस्क का, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा?
ये स्टैंडर्ड, लाइक दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट्स जिसका सेंटर ऑफ मास हमें पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्टली वो भी पूछ लेता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस चीज को आप याद रखना। सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर से लाइक इन दिस सिचुएशन इस तरीके से ऊपर 4r/3 लेट अस सपोज यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज, इसको ओ मार्क कर, ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से कितना होता है 4r/3, ठीक है। कितना डिस्टेंस ऊपर होता है फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है सेमी डिस्क के केस में कितना होता है 4r/3, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो मैं अभी इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स उसके सेंटर ऑफ मास में आपको लिखवा दूंगा, उसको नोट डाउन कर लेना, बाकी डेरिवेशंस को समझना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट में क्या एक स्क्वायर प्लेट है एक सेमी डिस्क है, राइट। तो पहले इन दोनों का हम सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेते हैं। स्क्वायर प्लेट का कहां पर होगा, इसके सेंटर पर ही होगा, ठीक है। इसको C1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेमी डिस्क का कहां होगा, इस डिस्क के सेंटर, मतलब डिस्क का सेंटर ये यहां से इन दिस वे 4r/3, लेट अस सपोज अगर इस सेमी डिस्क का जो रेडियस स्मॉल r है तो ये कितना हो जाएगा 4r/3। लेट अस मार्क दिस एज C2. C2 is what, center of mass of semi disk having radius small r, right. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेमी डिस्क का डायमीटर है वो स्क्वायर प्लेट के साइड के बराबर है, सो आई कैन राइट स्मॉल r इज इक्वल टू a/2। रेडियस कितना हो जाएगा सेमी डिस्क का, a/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट मिले जहां पे दो या दो से ज्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेना है, जो कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका हमें पता होगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उस सेंटर ऑफ मास को ऐसे पॉइंट मास ट्रीट करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका मास m1 है, राइट। लेट अस सपोज जो स्क्वायर प्लेट का मास m1 है और इसका मास m2 है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं कैलकुलेट करूंगा तो m1 विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इनटू सिग्मा, सो सिग्मा इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी आ गई m1 की वैल्यू। सिमिलरली m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट सेमी डिस्क इनटू सिग्मा, सो सिग्मा इन एरिया ऑफ बेसिकली हाफ ऑफ द सर्कल है, तो ये कितना हो जाएगा पाई r²/2 हो जाएगा, ठीक है। और r की वैल्यू a/2 है तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा पाई a²/8 मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू a/2, उसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो m2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, m2 इज इक्वल टू सिग्मा पाई a²/8, ये हमें मिल गया, ठीक है। दिस इज m2, राइट। अब क्या करना है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या इन केस ऑफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हमें सिंपली क्या करना है, हमें उनके सेंटर ऑफ मास को ऐसे पॉइंट मास ट्रीट करके क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या है, ये C1 है, मतलब सेंटर ऑफ mass of this square plate, let us suppose m1 is totally concentrated at this point, m1 यहाँ पर concentrated है, and C2 in the center of mass of the semi disk, और इसका मास कितना है m2। अब ये देखते हैं ओरिजिन से इस C2 का डिस्टेंस कितना है। अब देखो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है 4r/3 पाई, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज a/2, सो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आप ये निकालोगे, लेट अस से समथिंग r2 लिख लेते हैं, r2 विल बी इक्वल टू a/2 प्लस क्या हो जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, so 4/3 पाई into r, what is r, r is nothing but a/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेंटर से सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, राइट।
तो अब कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो C1 मींस सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, ठीक है। एंड C2 मींस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेम डिस्क, इसका क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपली हम चलो इसी तरीके से डायरेक्टली लेते हैं, कर इसमें 2 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो R2 की वैल्यू आपको कितनी आ गई, यहाँ से देखो R2 की वैल्यू आ जाएगी a/2 प्लस 2a/3 पाई, ये हमारी R2 की वैल्यू आ गई, राइट। सो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 प्लस 2a/3 पाई, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है 0 है। सो अगर इस कंबाइंड सिस्टम का हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा, क्योंकि m1 y1 प्लस m2 y2, y1 y2 दोनों 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट निकालना हमें, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या हम लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी सॉल्व सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेना है, देन आफ्टर हमें उनका इंडिविजुअल मास अगर दिया हुआ देन इट्स ओके, एंड बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा, आपको सिग्मा दिया होगा या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो रो दिया, रो मींस व्हाट लाइक मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया हो सकता है, तो उसके टर्म्स में हमें उसको लिख लेना है। देन उसके बाद एक इस तरीके का एक सिंपल सा हमें एक ग्राफ पिक्चर बना के, इस तरीके का ये जो मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ पिक्चर बना के हम उसके सेंटर ऑफ मास को जो m1 m2 उसको ऐसे वी कैन ट्रीट एज अ पॉइंट मास, एक्चुअली पॉइंट मास है नहीं बट उसको पॉइंट मास ट्रीट करके हमें क्या करना है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो y कोऑर्डिनेट उसका 0 आ गया, अब x कोऑर्डिनेट क्या आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। m1 मींस लाइक मास ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। m2 व्हाट इज m2, m2 वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, m2 वैल्यू कितना है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8 इंटू x2, x2 की कोऑर्डिनेट क्या है ये हमारा है a/2 प्लस 2a/3 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू हमने निकाली, m1 वैल्यू कितनी सिग्मा a स्क्वायर प्लस m2 वैल्यू कितनी सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ट्राई करो आप इसको सिंपलीफाई करने का, देखो क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो सिग्मा ए स्क्वायर एक कॉमन टर्म है, तो ये जो पूरा टर्म है सिग्मा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ए को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, ऊपर में मुझे क्या टर्म बचा, ऊपर में मुझे बचा पाई/8 इंटू ए को मैं इससे कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 प्लस 2/3 पाई, राइट। ये चीजें बची यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिग्मा एक स्क्वायर कट के बच जाएगा 1 प्लस सिग्मा एक स्क्वायर कट के यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सिग्मा बाई 8 बच जाएगा, ठीक है। सिग्मा नहीं पाई/8 बच जाएगा, सिग्मा तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा, सो पाई/8 यहाँ बच गया, ठीक है। अब ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना सिंपलीफाई करना, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड जस्ट सॉल्व दिस, हम उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, उसको एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और आप इसको एलसीएम लोगे, आप सिंपलीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 पाई बचेगा और यहाँ पे 3 पाई प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मैं इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ और नीचे वाला जो टर्म यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस पाई/8 आ जाएगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये चीज आपकी आ जाएगी पाई/8 इंटू ये वाला टर्म कितना आ गया 3 पाई प्लस 4/6 पाई डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई/8, राइट। तो यहाँ पाई कट गया, 8 टर्म इससे कट गया, राइट। सो फाइनली आपका कितना आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट a इंटू 3 पाई/4/6 इंटू 8 प्लस पाई, this is your final answer, x coordinate of center of
स्क्वायर रेट, मतलब ठीक है। बाकी जो वैल्यूज हमें पाई की वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। Right? मतलब कि यहाँ से कहीं ये अगर मैं इसको लोकेट करूं तो कहाँ होगा, कहीं के यहाँ पे बीच में होगा, देखिए दिस पॉइंट यहाँ पर कहीं के इस दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं के। अभी कई लोग आप वो जो भी वैल्यूज है, when you put the value and you solve, will get the answer, right? समझ में आया ये सॉल्यूशन? अरे नहीं कंफ्यूजन? दीपक, हर्षिता, निकिता, did you get the solution? Okay, okay, Yes, sir. okay, fine. हर्षिता, निकिता, रिंकी, Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार आप लाइक वर्ड्स देख लो। बेसिकली लाइक करना क्या था, नथिंग टू डू विद लाइक बहुत स्पेशल डिफरेंट चीजें नहीं करनी थी। जस्ट आपको कोई भी अगर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलता है तो बेसिकली हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। सेमी डिस्क का हमें पता होना चाहिए उसका कहाँ होता है, उसके सेंटर से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होता है। किस तरीके से डिस्टेंस होता है ये लाइक इन दिस वे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लिख लेना, दोनों का इंडिविजुअल हमें मास फाइंड कर लेना है। देन उसके बाद वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट मास। उसको पॉइंट मास ट्रीट करके हम उसको सिमिलरली जैसे हम बाकी पॉइंट मास के केस में करते हैं, एक y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इक्वल टू m1 y1 plus m2 y2, एक i या फिर x कोऑर्डिनेट हम लेते हैं m1 x1 plus m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 m2। तो सिमिलर काइंड से उसी तरीके से हम क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इस कॉन्सेप्ट में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ओके फाइन फाइन, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया, सभी ने नोट डाउन कर लिया है। सो लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट, अब कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के में सेंटर ऑफ मास, इतना तो अभी टाइम नहीं कि उसको हम कंप्लीटली डेरिवेशन कर सके, बट ठीक है हम उस चीज को समझ लेते हैं। जिसको पता है वेरी गुड, नहीं पता तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, राइट। बिकॉज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसका यूज आ जाता है बेसिकली फर्दर क्वेश्चंस में। लाइक सेंटर ऑफ मास में भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोलिजन में बनेंगे, देन आफ्टर दैट रोटेशन चैप्टर में नहीं बनेगा। तो वो चीज हमें पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो सकते हैं या फिर आप सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, लाइक object that's having some dimensions, right, having some significant size. So first rod का सबको पता है, rod is what which we consider in like in physics, जो physics में हम consider करते हैं वो one dimensional rod होता है, right? One dimensional means what, like इसकी जो thickness है वो negligible होती है, ऐसा consider करते हैं unless it is already mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि thickness है, इट्स ओके, नहीं मेंशन है तो रॉड को हम क्या एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। लेट अस सपोज मास, सॉरी रॉड का मास m है, लेंथ l है, राइट। तो लाइक इन केस ऑफ एक चीज और, ये रॉड अगर बोल रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा
इसके सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एट द सेंटर ऑफ द रॉड, राइट, लाइक दिस, यहाँ पर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रॉड, यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की भी माइंड से ध्यान रखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर उसका अलग मेथड है कैलकुलेट करने का, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर ऐसे एक रिंग है, कंप्लीट रिंग, अगेन रिंग इज व्हाट? रिंग का मास m है, रेडियस r है, एंड हम क्या बात करें अभी? जो भी हम बात करेंगे सब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, राइट, मींस देयर इज नो एनी इरेगुलरिटी ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, राइट, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं सब में क्या है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ठीक है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इसका सेंटर O है तो इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, राइट। इन सिमिलर वे डिस्क का भी हो जाएगा, कंप्लीट डिस्क होगा तो स्फीयर का भी हो जाएगा, लाइक रिंग, डिस्क, स्फीयर दोनों केस में आइदर सॉलिड स्फीयर आइदर हॉलो स्फीयर, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? उसके सेंटर पर ही होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम किस में बात करें? किस केस में? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें चीजें चेंज हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, राइट। बट ठीक है, एक हम रॉड का एक नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, इजी वन, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। लेट अस सपोज एक रॉड है एंड इसका एक ये लिए ओरिजिन पे है, लाइक दिस, एंड जो इसका मास पर यूनिट लेता है कुछ इस तरीके से लिखा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x kg पर मीटर, ये इस तरीके से लिखा है, ठीक है। लाइक एट x is equal to it is fine, lambda is mass per unit, this is called as mass per unit length, mass per unit length ये बोला जाता है, ठीक है। तो सेंटर सॉरी यहाँ पे क्या है? इसका मतलब लिख लैम्डा 0 है, ठीक है। सो इसका जो टोटल लेंथ ये चीज हमें दिया, हमें क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास पता करना है, ठीक है। तो ये क्या? ये एक नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें अगर ये जो वैल्यू दिया है रिलेशन, इससे अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या पता चलेगा कि इस साइड में मतलब एट दिस एंड ये जो रॉड है थोड़ा हल्का होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिस एंड इस साइड में, तो इस साइड में क्या होगा? ये जो रॉड है थोड़ा ज्यादा हेवी होने लगेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं? सिंपल, हमें एलिमेंट लेना होता है, हम एलिमेंट लेते हैं, फिर एलिमेंट लेके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएम मास एज एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, डीएम मास, और इस डीएम मास जो एलिमेंट हमने लिया उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर x है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, उसको कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल dm into x upon integral d, ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का। What is xum? Xum is the x coordinate of center of mass of the object. हमने एक dm छोटा सा एलिमेंट लिया, and what is x? X is the center of mass, sorry, x is the x coordinate of center of mass of this dm element, इस dm एलिमेंट का x center of mass का x coordinate x है, ठीक है। In a similar way, we can also write as y-sum. What is y-sum? Integral dm into y divided by integral dm, ठीक है। Similarly, z-sum ये क्या हो जाएगा? Integral dm z upon integral dm, right? ये हो जाएगा, ठीक है। So यहाँ पर हमें क्या देखा? जो वेरिएशन केवल x में है, ठीक है। So what we can write here? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक हमने क्या लिए? एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ से हम x डिस्टेंस पे एक dx
छोटा सा डिस्टेंस x, हमने dx छोटा सा क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, राइट। सो ये जो dx छोटा सा एलिमेंट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x हो गया, राइट। dx इज वेरी स्मॉल, राइट। ये जो भी हम एलिमेंट लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, बहुत छोटा होता है, dx इज वेरी स्मॉल, राइट। सो इसका जो dm मास होगा वो कितना होगा, हो जाएगा ये dm मास कितना हो जाएगा, सिंपली एक लेमडा इनटू, लाइक दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, सो लाइक दिस इनटू लेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट x इनटू dx, ठीक है। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस x एंड dx इज व्हाट, लेंथ ऑफ दिस dx एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, dm हो गया, राइट। अब ठीक है, हम इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो इसे डायरेक्टली कर लेते हैं। सो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज नथिंग बट जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ इंटीग्रल dm x अपॉन इंटीग्रल dm, ठीक है। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, dm क्या है हमारा, लैम्डा नॉट x इनटू dx, राइट, इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस dm एलिमेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा dm एलिमेंट है, ठीक है। इस dm एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इस ये सेंटर है, सेंटर ओरिजिन जो भी आप मान लो, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, इनटू x अपॉन इंटीग्रल dm मींस व्हाट, लैम्डा नॉट x dx, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना। अब लिमिट क्या लगाएंगे, टोटल लेंथ, बिकॉज़ हमें कंप्लीट रॉड का चाहिए, तो लिमिट हम क्या लगा देंगे, 0 टू l, और ये भी 0 टू l हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, इंटीग्रल x स्क्वायर dx आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x dx आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा x क्यूब बाई 3, लिमिट क्या लगेगी 0 टू l, नीचे क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लगेगा अगेन 0 टू l। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा l क्यूब बाई 3, नीचे आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, राइट। एल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2/3n। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड क्या आ गया, 2l/3। मतलब कि अगर आप यहां से देखो, अब l/2 पे नहीं आ रहा है, ध्यान देना, राइट। मतलब यहां से कहीं यहां पर होगा ये सेंटर ऑफ मास एट दिस पोजीशन, राइट। मतलब अगर ये सेंटर है, इस रॉड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा कितना आ रहा, 2l/3 आ रहा। इस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट का हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, आप नोट डाउन करो, बाकी प्रोसेस है, ओके, प्रोसेस को भी नोट डाउन कर लेना, राइट। डिफिकल्ट नहीं आने वाला, इस तरह का 1D या 2D ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जस्ट टेक एन एलिमेंट एंड देन write down the x, y and z coordinate of that element and just do the simple basic integration, right? Okay, fine, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। So in similar way, center of mass of semi ring, semi ring means what, अगर रिंग को हम हाफ कर दें like this, in this, right, अगर इस रिंग को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो रिंग का ये था सेंटर, सेंटर को समान कर देते हैं। लेट अस सपोज इस रिंग का जो सेमी रिंग बेसिकली मास m है, रेडियस r है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, कीप इन माइंड सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ये जो इससे आप क्या करो, ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, राइट। ये जो डायमीटर, इस डायमीटर के जो डायमीटर, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, राइट, अलोंग दिस, एंड इसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। सपोज अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, इसी सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है कितना होता है, 2r/π।
सो सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ पर वो कितना होता है 2r/5 पर होता है, ठीक है। सेमी रिंग का ये होता है, सेमी डिस्क का मैंने बता दिया था, सेमी डिस्क का लिखना चाहो तो आप फिर से ये सब चीजें आप नोट डाउन करो बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड, राइट, एंड ये सब पता होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगेन लाइक ये सारी चीजें जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं सब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे, राइट। ये सेमी डिस्क है, तो सेमी डिस्क अगेन इसका ये सेंटर है डिस्क का, इसके सेंटर से in this way again perpendicular to this diameter like this, ये let us suppose if this is center of mass, so this distance will be 4r/3 ये जो डिस्टेंस होता है, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो ये कितना हो जाएगा 4r/3, राइट, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। इन सिमिलर वे ये हो गया सेमी रिंग हो गया, सेमी डिस्क हो गया। अब बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, राइट। बस इस स्फीयर का तो हमें पता है, स्फीयर आइदर हॉलो स्फीयर है या फिर सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, बट अगर हॉलो लाइक दिस सॉरी हेमिस्फीयर में उसको अगर हम कट कर दें टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, तो जो कटिंग पार्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा उसको देखते हैं, लाइक दिस। लेट अस सपोज इफ दिस इज अ हॉलो हेमिस्फीयर, अगर एक क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है और ये इसका सेंटर था, ठीक है। सो यहां से ये कितना ऊपर होता है, ये होता है, ये हम किसकी बात करें, हॉलो हेमिस्फीयर। सो हॉलो हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है, ये इसके सेंटर से ये r/2 डिस्टेंस ऊपर होता है, सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास एट ए हाइट अबव r/2, ठीक है। सिमिलर वे इसका बस आप बता सकते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का कहां कितना हो जाएगा देखते हैं, लाइक इन दिस वे, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, राइट। एंड अगेन इस सॉलिड हेमिस्फीयर का इसके जो सेंटर है, दिस इज 4, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस हो कितना 3r/8, दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर मास, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3r/8, ये 3r/8 डिस्टेंस सेंटर से ऊपर होता है, ओके। आप इस सब ये जो चीजें इसको नोट डाउन करते रहो आप, राइट, बिकॉज फर्दर क्वेश्चंस में या कुछ जगह चीजें आपको कई बार यूज में आएंगी, कई सारे क्वेश्चंस में अगर आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो कई जगह क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, तो और ऑब्जेक्ट है hollow cone, hollow cones means what, like आपने आइसक्रीम खाया होगा ना, जो कोनिकल शेप में आइसक्रीम होता है, तो लाइक अगर हम अंदर कुछ भी फिल ना करें तो उसका राइट लाइक दिस पे कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ऐसा जस्ट सरफेस पे है अगर मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, लाइक दिस, सो अगर इसका हाइट दिस वर्टिकल हाइट अगर h है, इसको हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, वर्टिकल हाइट के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये जो इसका वर्टिकल हाइट है, अगर वर्टिकल हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस बॉटम से बेस से h/3 हाइट ऊपर, ठीक है, मतलब मींस लाइक लेट अस सपोज यहां पर कहीं होगा इसके सेंटर ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ मास,
and this height will be equal to h by 3. ये क्या होगा, hollow cone हो गया. अब solid cone का देख लेते हैं. solid cone, ठीक है. इन सिमिलर वे अगेन, अगर इस सॉलिड कोन का जो हाइट है वो h दिया हुआ है इस तरीके से, h, ये h दिया हुआ है, अगेन फ्रॉम बेस, बेस से जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h by 4, ठीक है. यहाँ से इसके बेस से जो सेंटर ऑफ मास की हाइट, अगर ये क्या है सेंटर ऑफ मास है, तो ये कितना होता है h by 4, ठीक है. करेक्ट, स्मॉल h कैपिटल h को जो भी लिख लो, दिस इज सेंटर ऑफ मास, राइट. ये कितना होता है h by 4 हाइट ऊपर होता है फ्रॉम द बेस, ठीक है. बेस से ही h by 4 हाइट ऊपर. आप इस सब चीजों को नोट डाउन भी करते रहो. सब लोग नोट कर रहे हैं इन सब चीजों को. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, नोट करते हैं because these are the standard object, right? So you should know कि कैसे इसको फाइंड करना होता है. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करोगे, चलो करो, ट्राई करो एक बार. ओके, नोट डाउन कर लिए सभी ने इसको, आगे बढ़ेंगे. ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं. ओके, लेट अस सपोज दिस इज ए डिस्क. क्या है, डिस्क है, इसका सेंटर यहाँ पर है एंड इसके अलोंग इसी तरीके से, ठीक है. चलो देखते हैं. सिमिलर आइडेंटिकल एक और डिस्क है एंड इससे अटैच करके ऐसे रखा गया लाइक दिस वे, ठीक है. लाइक इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है एंड दिस इज O2. रेडियस दोनों का सेम है. डिफरेंस क्या है, इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो कितना है 2 सिग्मा kg per meter square, right? So if we are assuming this center as origin, so find center of mass of this combined object. हमने इस O1 को क्या माना है origin, so O1 के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, ठीक है. along this is x and this is y, right? So like this is disk 1, this is also a disk, ये भी एक disk ही है, ठीक है. this is also disk, ये भी disk ही है, ठीक है. so find center of mass of combined object.
जस्ट वी ट्राई सिमिलर में जैसा हमने पीछे किया था अभी और इजी है बिकॉज आपको डायरेक्टली डिस्क दे दिया है तो डिस्क भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जिसका आपको पता होता है। सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन because the concept is same, right? जो previous question हमने किया है similar concept, right? Anyone got the answer? Sir, 4R/3. 4R/3. Right. Okay. Just check कर लेते हैं एक बार. ठीक है. Okay. Simple था, right? Because अगर आपको previous process समझ में आ गया था तो I don't think कि इसमें इतना टाइम लगना चाहिए. बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस क्विकली, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास निकालना है दोनों का, राइट. सो इसका हम मास निकालेंगे. लेट अस से m1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिंपली सिग्मा इनटू एरिया. व्हाट इज एरिया, पाई r स्क्वायर. ठीक है. अब इसका मास निकालें तो इसका मास निकालेंगे, इसका मास m2 मान लेते हैं तो m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा सिंपली 2 सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर. बेसिकली इसका जो मास है डिस्क 2 का, इसको अगर डिस्क 2 बोलते हैं, इसको अगर बोलते हैं तो डिस्क 2 का मास 1 से क्या है, डबल है बेसिकली, राइट. सो पहले इंडिविजुअल इनका देखो, इसको इजी तरीका क्या सॉल्व करने का, आपने पहले मास निकाल लिया, उसके बाद क्या किया, एक ऐसे रफ डायग्राम बना लो. डायग्राम बेसिकली आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो. दिस इज ओरिजिन, राइट. एंड यहीं पे क्या है, इस डिस्क 1 का सेंटर मास है c1 मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 0,0 हो गया.
दूसरा जो डिस्क है उसका सेंटर यहाँ पे, इसको C2 मार्क कर लेते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r प्लस r, 2r, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो C1 C2 में सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क 2, इन दोनों का जो क्या बोल सकते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट कंबाइंड का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का क्या y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अब बस क्या हमें निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, निकाल x u। कैसे कर सकते हैं, सिंपली जो हमें फॉर्मूला पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय r स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 हो गया। दूसरा क्या है, 2 सिग्मा बाय r स्क्वायर इनटू x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 2r हो गया ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 कितना है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो ये सब टर्म कट गया, बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 4/3r मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, राइट। मतलब कि 4r/3 मींस व्हाट, इट इज ग्रेटर देन r से बड़ा है। और एक चीज हमें समझ में भी आता है, लॉजिकली अगर आप समझोगे आपको एक चीज समझ में आएगा कि इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं कहीं डिस्क 2 में ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4r/3 बाई, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से मैं देखूं ये कितना हो जाएगा, r/3। यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस कितना आ गया, 4r/3। ठीक है, और यहाँ से हमें डिस्टेंस पता ना, r माइनस r/3 कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, रिंकी, सनु, हर्षिता? Yes, sir. ओके फाइन, चलो बढ़िया है इसमें। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कंबाइंड ऑब्जेक्ट अगर आपको दे तो इस अप्रोच से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, अब एक टेबी प्रॉब्लम आता है, राइट। चलो तो पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया तो उससे पहले एक दो सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, राइट। देखो इसको क्या बोला जाता है, कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम मींस व्हाट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें से कुछ पार्ट कट करके निकाल लिया, या फिर कटिंग पार्ट ही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस सपोज ऐसे एक डिस्क है जिसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, ये डिस्क है और इसका सेंटर यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, इसका सेंटर ओ मार्क कर देते हैं इसको। तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास हो कहाँ होगा, सेंटर पर ही होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, लेट अस सपोज कि इस डिस्क का इनिशियली मास m था, रेडियस r था, राइट। अब इसमें से मैंने क्या किया, मैंने r/2 रेडियस का एक डिस्क कट करके निकाल लिया इन दिस वे। देखो ऐसे ऐसे ये r/2 का रेडियस का मैंने क्या किया, जो डिस्क है इसको कट किया, इसको निकाल दिया। तो जब रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा,
जी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर आप लॉजिकली देख के इसको आंसर कर सकते हो, राइट, इसको लॉजिकली भी देख के कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अगर आप न्यूमेरिकली करना चाहो तो भी कर सकते हो। बेसिकली बाद में क्या बचेगा, बाद में आपको ये वाला पार्ट बच जा रहा है, ये वाला पार्ट आपका बच जा रहा है लाइक दिस, राइट, ये वाला पार्ट आपका रिमेनिंग, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको कट करके निकाल दिया गया, तो कट करने के बाद का जो पार्ट बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? लेट अस सपोज जो सेंटर है इसका उसको ओरिजिन मान लो, उसके रिस्पेक्ट में आपको बता रहा है। दीपक, हर्षिता, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? निकिता, प्रीतम, समझ में आ रहा है आपको ये कैसे सॉल्व करना है इसको? सर आउटर सर्कल का सीएम निकाल के इनर से माइनस कर देंगे। ठीक है, सही। क्या आंसर आ रहा है इसका? ट्राई करता हूँ। ओके, Harshita, are you able to solve this? देखो आप, देखो देयर आर बोथ अप्रोच, दोनों अप्रोच है, वी कैन डू इन बोथ वे, राइट, दोनों तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन लाइक दिस, बाय डूइंग द न्यूमेरिकल वे, हम एक सारे डाटास वैल्यूज को पुट करें एंड उसके बाद हम सॉल्व करें। दैट इज द बेसिक अप्रोच थ्रू व्हिच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। बट अगर लॉजिकल एक्सपेक्ट अगर आप देखो, लॉजिकल एक्सपेक्ट क्या आपको बोलता है? फर्स्ट इज दिस कंप्लीट डिस्क, पहले आप इस कंप्लीट डिस्क को देखो। ये जो कंप्लीट डिस्क आपको दिख रहा है, ये जो कंप्लीट डिस्क है, इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर यहाँ पर और सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर है, ठीक है। एंड सेकंड, अब देखो, अब जो डिस्क कट करके निकाला गया, राइट, देखो जो डिस्क कट करके निकाला गया, मतलब ये वाला जो पार्ट जो कट करके निकाला गया, उस डिस्क का भी सेंटर यहीं पर है और उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर है,
ठीक है। तो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, वहीं पर कटिंग पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास था। या फिर ऐसा आप समझ सकते हो कि जो कटिंग किया गया, जो डिस्क कट करके निकाला गया, वो सिमेट्रिकल था अबाउट एक्स एक्सिस आप देखो या फिर अबाउट वाई एक्सिस। If you see along this y axis like this, आपको क्या मिलेगा? y axis के along symmetric, यानी if you see along x axis ये कैसा है? Symmetrical cutting। So symmetrical cutting that means what? कि symmetrical cutout किया गया है along x axis and along y axis, या फिर बोल सकते हैं equal amount of mass cutout करके निकाला गया है along x axis along y axis। तो जो कटिंग कटआउट निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ओरिजिनल डिस्क। ये थोड़ा सा लॉजिकल एक्सपेक्ट है, ये चीज आपको यू हैव टू थिंक, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एनालाइज भी करना पड़ेगा। ये जो कटआउट पार्ट निकाला गया उसका भी सेंटर वहीं पर था और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कट किया गया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वहीं पर ही होगा, ठीक है। तो अगर उसके सेंटर से सिमेट्रिकल कटिंग निकाला गया तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया ये? एंड द सेकंड इज यू कैन डू बाय लाइक द बेसिक अप्रोच जो होता है, ठीक है। राइट डाउन द मास, हम उसको लिखें, फिर उसके बाद हम क्या करें, उसमें उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? चलो इसको उस तरीके से भी एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, मास m दिया हुआ है, रेडियस r है, कंप्लीट डिस्क का दिया हुआ था पहले से हमें, ओके। सो मान लेते हैं इसका सिग्मा है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, ये चीज हमें गिवन है। खैर मास दिया हो तो सिग्मा हम निकाल सकते हैं, खैर सिग्मा की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसको इस तरीके से सॉल्व करो, लाइक दिस। इसको दो पार्ट में बैठ कर, फर्स्ट देयर इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r, कंप्लीट डिस्क है जिसका रेडियस r है, इसमें से ऐड करो एक दूसरी डिस्क जिसका रेडियस क्या है r/2, बट इसका जो सिग्मा है मास करंट एरिया उसका माइनस है, इसका माइनस सिग्मा है और इसका प्लस सिग्मा है, ठीक है। माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैथमेटिकल तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो अब ओरिजिन हमें दिया हुआ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, दोनों का सेंटर ऑफ मास लिख लेना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ओरिजिन पर, ठीक है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखो ये भी 0,0 आएगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे आप ये क्या आएगा? 0,0 आएगा। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो आप लॉजिकली भी देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसका दोनों को ऐड करोगे, एक्स क्यूब क्या आएगा? एक्स क्यूब इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, और x1 x2 क्या है? 0, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, y क्यूब भी क्या आएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। ठीक है। तो लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, आप इसको सॉल्व करके m1 m2 आप निकाल सकते, नो डाउट, राइट। बट हमें चीज समझ में आ रही है कि इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, उसका भी, और y कोऑर्डिनेट भी 0, तो सिमिलरली फाइनली क्या आ जाएगा? 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमें कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर अलग कोऑर्डिनेट में होता तो फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती थी। क्लियर है सबको ये, या कुछ पूछना है? प्रीतम, रिंकी, सर, समझ में आया आपको ये?
देखो x स्क्वायर प्लस 1 तो x स्क्वायर कितना होगा अगर ये a है तो a स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 2 कितना होगा ये तो आपको नोट करना है अगर x प्लस 1 तो x प्लस a तो x स्क्वायर प्लस 1 तो Deepak Karshita, did you get this one? Yes, sir. Got it, sir. Okay, fine. बताओ भाई लोग, बाकी लोग, प्रीतम। Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So like this is the most basic one, सबसे basic है, right? तो like okay, चलो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, right? प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब सेकंड थोड़ा सा लगा बिकॉज इसमें सारे कोऑर्डिनेट 0 0 थे तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है? अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, देखो इसी में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कैसे। सॉरी ऐसे डिस्क है ये, लाइक दिस, ये डिस्क क्या है, ये सेंटर है, ठीक है? एंड इस डिस्क से जो डिस्क कट किया गया ना वो कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, जो डिस्क कट किया गया उस डिस्क का रेडियस r/2 है और ये पार्ट कट किया गया, ठीक है? इसको o डैश मान लेते हैं, o डैश, ठीक है? ये आपका सॉलिड पार्ट है, दिस इज डिस्क ऑफ रेडियस r, सिग्मा ले लो, फिर मास उस लेने के लिए सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? दिस पार्ट ऑफ डिस्क cut out, part of disk cut out, so find center of mass of remaining r/2 रेडियस का ये जो है ये कितना, ये r/2 रेडियस है, ठीक है? ये r/2 रेडियस का कट करके बाहर निकाल लिया गया, तो आपको रिमेनिंग पोर्शन जो बचा उसका अब आपको बताना है। एक बार आप ट्राई करो, देन फिर मैं बताता हूँ। अगर प्रोसेस इज सेम एज द प्रीवियस वन, एंड हाँ लाइक इस ओ को आप ओरिजिन मान सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में करो, इजी होगा। ये जो ओ है ये क्या है, ये ओरिजिन है, सॉरी दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास एग्जाम में आ सकता है। अब आप सबसे पहले एक बात कर लो, हमने सेम ऐसा क्वेश्चन तब भी किया था जब हमारे पास x+1 था, याद रखो ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने उस क्लास में किया था ना, तो वहां हमारे पास क्या था, आपको ये बात समझाई होगी जहां पे हमारे पास पावर में 3 का डिफरेंस होगा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ हमारे पास कितना होगा x की पावर 6 -, यहाँ कितना होगा 0 बिल्कुल, या इस क्वेश्चन में जहां पे 6 का डिफरेंस होगा तो 0 बच जाएगा। चेक करो
ये क्वेश्चन है, आ सकता है। बताओ कितना होगा? तो सारे कट जाएंगे, ठीक है? बताओ 6 का डिफरेंस हमारे पास 0 बना। इस फोल्डर पर ये क्वेश्चन है तो एग्जाम में फोटो डालना है। देखो ग्राम की इसका डिफरेंस तो 0 कर रहा है। सबसे पहले हम 95 से चेक करें। 95 और 89 में डिफरेंस 6 तो मतलब ये दोनों 0 कर जाएंगे। 93 और 87 में डिफरेंस 6 का ये 0 कर जाएंगे। 91 और 85 में डिफरेंस 0। किसी का सॉल्व होगा? एनीवन सॉल्व इट? ओके, डोंट वरी, देखो आप इसको। R by So- 2 left to. R by 2 leftward. Yes sir. ओके, लेट अस चेक, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी क्लियरली हमें देख के भी समझ में आ रहा है कि लाइक जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं का इस लाइन पे लाई करेगा, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही लाई करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है? पहले हमें क्या करना, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इसमें से कट करके निकाल, उसको कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, सो दैट कि उससे कुछ कट नहीं किया गया। तो ये मैंने कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि इससे कुछ कट नहीं किया गया। इसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेना और मास निकालना। मैंने मास निकाल लिया, सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसके यही सेंटर भी है। ठीक है, और ये ओरिजिन भी। ठीक है, और जिस पार्ट को कट करके निकाला गया उसका भी हमें एक फिगर बना लेना है, एंड उसका हमें जो मास पर यूनिट एरिया वो क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। खैर नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट ठीक है, दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट, इसको इजीली सॉल्व करने का एक तरीका है। राइट, तो हमें मास पता चल गया, इसका मास पता चल गया, और दोनों का हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ठीक है, अगर ओरिजिन न दिया हो, ठीक है, अगर ओरिजिन में भी ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन न दिया भी क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटर है कि आप जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर को ओरिजिन मान लो, उसके रिस्पेक्ट में चीजों को लिखो तो इजी रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, m1 x1 पता है, x2 पता है। अब इसमें y कोऑर्डिनेट्स कर दो, y कर दो तो y की जरूरत है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट बस आपको पता करना। m1 x1 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। m2 x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4 into x2 is r by 2 divided by m1 plus m1 कितना है, सिग्मा पाई r स्क्वायर, m2 कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। अब देखो सिग्मा पाई r स्क्वायर, सिग्मा पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस r बाई 8, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस r बाई 8 डिवाइड बाई 3 बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, माइनस r इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 8। तो 4 इससे 2 कट गया, कितना आ गया, माइनस r बाई 6 आ गया। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस r बाई 6। अब माइनस r बाई 6 का मतलब क्या हो गया, माइनस r बाई 6, माइनस r बाई 6 का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर से लेफ्ट साइड में वो भी कितना, r बाई 6, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, r बाई 6 डिस्टेंस लेफ्टवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। r बाई 3 नहीं आ रहा है, ये r बाई 6 आ रहा है। क्लियर है सबको ये? r बाई 6। दीपक हर्षिता समझ में आया आपको? Yes sir. ठीक है।
रिंकी समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके चलो बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। किसी को कुछ भी पूछना है इस पार्ट में फटाफट पूछ लो। इसको बोलते हैं कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीजें कॉमन है कई सारे चैप्टर्स में। फर्स्ट सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, फिर उसके बाद आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी आता है। और भी कई सारे चैप्टर्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। हर्षिता निकिता, did you get it? ओके फाइन, बस गुड। ओके अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन था। उसमें दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, राइट। क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं इस चीज को। क्वेश्चन शायद ये था कि स्क्वायर प्लेट था ऐसे, एंड फ्रॉम स्क्वायर प्लेट वी कट आउट ए डिस्क, राइट। ऐसे यही क्वेश्चन था ना? देयर वाज स्क्वायर प्लेट से एक डिस्क कट आउट करके निकाला गया शायद, आई थिंक यही क्वेश्चन था। एक बार आप देख के बता दो फटाफट। अगर हमें आंसर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x तो ये हो गया है। तो अगर हमें आंसर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x -1 ठीक है। स्क्वायर प्लेट था, उससे ये डिस्क वाला जो पार्ट है उसको कट करके निकाल दिया गया था। आई थिंक यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है डिस्क का, इसको कट करके निकाल लिया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन था, ठीक है। एंड जो स्क्वायर प्लेट है, इसका जो साइड था, साइड 4 है। मतलब साइड अगर 4 है तो इस डिस्क का जो रेडियस है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड इसको ओरिजिन माना गया था, दिस इज ओरिजिन। इसका आपको बताना था, ठीक है। सिग्मा मान लो इसका, इस सिग्मा दिया हुआ है। सो ठीक है, ट्राई करो एक बार आप। अब कॉन्सेप्ट्स काफी कुछ चीजें पता चल गई है, ठीक है। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने के इसको। सिमिलर अप्रोच है, राइट। इसको क्या करो, दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लो। वन इज द कंप्लीट स्क्वायर प्लेट लाइक दिस, एंड ये हो गया इसका ठीक है। इसका सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, मास उस निकालो इसका अमाउंट। एंड सेकेंड इसका कोऑर्डिनेट लाइक दिस इज ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0, ठीक है। सेकेंड क्या है, ये डिस्क है, इसका सिग्मा माइनस सिग्मा है। एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1,0, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। देखो जब आप यहाँ से लोग को ऐड कर दो, तो ये जो 5 है इसको भी आप ऐड कर दोगे ना, तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड करने के लिए यही बात है, जो
साइड जाएगी तो हमने डायरेक्ट नेगेटिव पर मल्टीप्लाई कर दी बात दो तो से अब देखो से अगर हम यहां से x - 1 को x y आउट करना है तो अब क्या करोगे तो सब्ट्रैक्ट करो तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या करना इसमें मल्टीप्लाई कर कोई सोच नहीं बताओ ये बात समझ आ गई आपको ओके 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 प्रीतम ओके लेट मी चेक हाँ ठीक कुछ ऐसा ही टर्म आएगा लाइक दिस पाई वे का कुछ टर्म ऐसे आएगा राइट पाई वे का कुछ टर्म आएगा ओके इंटरेस्टिंग देख लेते हैं पर आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया राइट लाइक माय मेन पर्पस लाइक जस्ट कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए कि लाइक हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ओके हाँ ऑब्वियसली लेफ्ट वर्ड के का जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएगा कैसे आएगा देख लेते हैं अब इसका मास करते हैं pi a upon 16 minus pi. राइट सही है सही है आप लोग का बढ़िया अब इसका मास निकाल लेते हैं तो इसका मास क्या आ जाएगा सिग्मा इनटू स्क्वायर का साइड 4a है तो क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर आ जाएगा एंड इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे m2 इसका कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर ठीक है सो y कोऑर्डिनेट वैसे ही 0 हो जा रहा है हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इसका 0 हो गया प्लस m2 दैट इज माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर इनटू a divided by m1 plus m2 means what ये क्या आ जाएगा 16 सिग्मा a स्क्वायर ये माइनस आ जाएगा सिग्मा पाई a स्क्वायर ठीक है तो सिग्मा a स्क्वायर will get cancelled out what will get minus pi a upon 16 minus pi okay मतलब like this value will become negative आएगा क्यों आएगा वो अभी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है सो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कहीं इस साइड लाई करेगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी दिस x राइट समझ में आ गया बाकी लोगों को हर्षिता निकिता अगर हमने x को y को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा और हम क्या कर सकते हैं ओके फाइन ठीक है वेरी गुड ओके 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 ठीक कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं कॉन्सेप्ट्स का बेसिकली लाइक बेसिक थिंग्स जस्ट लाइक जो चीज हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास क्या क्या चीजें देखते हैं अगर हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिया हो फॉर n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर हम इसके लिए कंसीडर करें फॉर n particle system for n particle systems की हम बात करें okay? तो उनका अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट हर एक पार्टिकल का दिया हुआ तो क्या लिख सकते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सिंपली m1 r1 plus m2 r2 plus up to so on divided by m1 plus m2 plus m3 and up to so on ये चीजें मिल जाएगा in similar way if I differentiate this अगर मैं इसको differentiate करता हूँ what I will get velocity of center of mass ये हमें क्या मिल जाएगा m1 v1 plus m2 v2 up to so on divided by m1 plus m2 up to so on similarly if I differentiate it again what I will get acceleration of center of mass that will be equal to m1 a1 plus m2 a2 up to so on divided by m1 plus m2 and up to so on ये सिमिलर एक इसी तरीके इसको करने का ठीक है फॉर n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर n मींस और 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है ठीक है इस तरीके से पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर हम सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं ठीक है एंड एक चीज याद करो आपने एनएलएम में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू ma
ठीक है, फोर्स इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन किसका होता है यहाँ? इस रिलेशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब इस चीज पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हम किस पॉइंट का एक्सेलरेशन ले रहे हैं, बिकॉज एनालॉग फ्रिक्शन तक जो भी चीजें पढ़े थे उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो ऑब्जेक्ट्स लेते थे, लाइक जो भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास लेते थे या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट लेते थे जिसका साइज कंसिडरेबल नहीं या फिर उसके साइज को हम कंसिडर नहीं करते थे। बट फ्रॉम आफ्टर नाउ, अब से जो भी चीजें हम पढ़ेंगे लाइक इन दिस सेंटर ऑफ मास में देन फर्दर रोटेशन में, तो उसका साइज मैटर कर जाएगा। ठीक है, एंड एवरी पॉइंट्स मे हैव द डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट वेलोसिटी। हर एक पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का होगा डिफरेंट एक्सेलरेशन भी रख सकता है, डिफरेंट वेलोसिटी भी रख सकता है। इसको जो एग्जैक्ट तरीका है क्या लिखने का, नेट फोर्स इज इक्वल टू mt मींस व्हाट, टोटल मास इनटू ACUR मींस व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस आई कैन से। ये करेक्ट सेंटेंस, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये चीज होती है। ठीक है, सो लाइक इस यहाँ से अगर आप रिलेशन देखो तो यही बेसिकली क्या है, m1 plus m2 plus m3 क्या है, m टोटल है, टोटल मास है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 plus a1 plus m2 a2 plus up to so on, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इफ आई से f net is equal to 0, अगर मैं बोलूं नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, क्या चीज आप समझ सकते हो यहाँ से? इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, दिस मींस व्हाट, लाइक इस रिलेशन को हम देखते हैं, मास तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, मास कांट बी 0, राइट? दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। ठीक है, दिस मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ f net is equal to 0, this implies acceleration of center mass is equal to 0, this implies object is at rest, object is at rest। is it true or false? ये जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, that object is at rest? Tell me. If f net is equal to 0, this implies acceleration of center of mass is equal to 0, this implies object is at rest, our system is at rest, object or even nostrils system। अब आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। रिप्लाई क्विकली रिप्लाई करो सभी लोग, एवरीवन। यस सर ट्रू Anyone? होगा। क्यों 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 भाई? एक्सेलरेशन तो 0 है। ठीक है Then, सर ऑब्जेक्ट रहेगा तो मास डेफिनेटली रहेगा। ऑब्वियसली मास है। सर तो फिर सर मास तो 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। अरे ठीक है, इट्स ओके, वो तो मैंने बोला ही, नेट फोर्स इज 0, दिस इंप्लाइज ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, दिस इंप्लाइज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये मेरा जो क्वेश्चन हो इस पार्ट से, ये जो मैंने पूछा ये तो है ही, ये तो सही होगा ही, मैं इसकी बात पूछ रहा हूँ। ओके देखो, if net force is equal to 0, this implies acceleration of center of mass is equal to 0, right?
एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन मतलब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि आप ये बोल सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। देयर इज अ चांस कुछ पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कुछ पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, सच दैट द होल सम ऑफ दिस इज 0 वाली चीज ये समझो, राइट। कुछ पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कुछ पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एंड द कंबाइंड ऑफ द होल सम इज 0। दिस इज द पॉसिबिलिटी ये चीज वाली चीज। सेकंड थिंग, अब आप यहाँ पर देखो acceleration is 0, this implies what? Velocity of center of mass is constant, because क्या होता है रिलेशन? dv by dt is equal to a, right? If a is 0 means what? This v is constant, right? So this implies मैं ये बोल सकता हूँ velocity of center of mass is equal to constant। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या है? कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट डज नॉट मीन 0। कांस्टेंट का मतलब 0 हो ऐसा ऑलवेज जरूरी नहीं, बट देयर इज अ चांस 0 हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। दिस इंप्लाइज ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी एट रेस्ट, राइट। ऑब्जेक्ट मे or may not be at rest, right? I can say object will move with a constant like center of mass. I can say the center of mass, sorry, center of mass will move with constant velocity, with constant velocity। ये मैं बोल सकता हूँ, बट वो रेस्ट पर होगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। देयर इज अ चांस, बिकॉज़ हमें क्या रिलेशन मिला? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, 0 नहीं। 0 इज वन ऑफ द केस, 0 एक केस उसका होता है। क्लियर है, राइट? एंड अगेन अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, दिस डज नॉट मीन दैट every particle of the system is at rest, ऐसा भी जरूरी नहीं है। If I say velocity of center of mass is equal to 0, right? हाँ, this means that center of mass is not moving, center of mass move नहीं कर रहा अपने पोजीशन से, but individual particles में move, जो individual particles वो move कर सकते हैं, because velocity of center of mass क्या होता है? m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 up to so on is equal to 0। ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं हमें बोल दें कि सारे पार्टिकल रेस्ट पर हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तब क्लियर है ये? एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग इन दिस कॉन्सेप्ट? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया आपके कल? ओके, सर फिर डिस्टेंस जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा? distance constant, हाँ, distance like velocity is constant and distance in equal interval of time will be constant, right? जिसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ना आफ्टर दैट, लाइक ठीक इक्वल इंटरवल से हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर करें। ओके सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट बोलना सही नहीं होगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि द सेंटर ऑफ मास विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके फाइन, दैट्स गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो
ओके, नेक्स्ट एक चीज देखते हैं, हाँ सॉरी, इसी में हम आगे देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, इफ F net is equal to 0, this implies acceleration of center of mass is equal to 0. This implies VCUM is equal to constant. Right? VCUM is equal to constant means what? What we can write? We can write what is VCUM? VCUM is nothing but M1 V1 plus M2 V2 up to so on divided by M1 plus M2 up to so on. This is equal to constant, right? बेसिकली क्या इस टर्म को हम देखते हैं, इस टर्म को देखो, ठीक है। सो ये टर्म क्या है, टोटल मास, इसको इधर हम मल्टीप्लाई करें विद कांस्टेंट, क्या आ जाएगा, न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इफ F net is equal to 0, acceleration of center of mass is equal to 0, distance is constant, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं M1 V1 plus M2 V2 up to so on is equal to constant। एंड यू नो, आपको पता होगा व्हाट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो व्हाट इज दिस टर्म, ये टर्म पूरा क्या है, मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट n, अगर हम n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज क्या होगा, मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स व्हिच इज कांस्टेंट विद टाइम। कब ये कांस्टेंट हो रहा है, जब नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, एक लीनियर मोमेंटम that is p vector is equal to constant, or I can also write it as initial momentum is equal to final momentum. Our momentum at any point of the particle is constant, and this is called momentum conservation. शायद आपने पढ़ा होगा, जो मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, वो एक्चुअली उसको जो रिलेशन है वो यहीं से आता है, ठीक है। उसका जो एक्चुअल रिलेशन आता है वो यहीं से आता है। समझ में आया ये सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक दो चीज और इसमें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए कैसे चीजें को हम देख रहे हैं। एक चीज और मैं स्टेटमेंट आपसे पूछता हूँ, इफ F net is equal to 0, if net force is equal to 0, this implies kinetic energy of system is constant. Is it true or false? Is this statement is true or false? आपको रिप्लाई करना है। ट्रू, क्यों? ट्रू सर। 0 होगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी 0 होगा सर, तो फिर हाफ एम जी स्क्वायर भी सर कांस्टेंट, सर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट ना। हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। इन सिस्टम इन शॉर्ट लाइक मोर देन 2 पार्टिकल्स, हम मोर देन 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये स्टेटमेंट वैसे फॉल्स है, पहली चीज क्यों है, अब वो चीज देखो। F net is equal to 0 मतलब हमने क्या समझा था, acceleration of center of mass is equal to 0. This implies velocity of center of mass is equal to 0. हमने ये चीज समझा, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज ये समझो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हम क्या लिख सकते हैं, हम कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, हाफ mt मींस टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। इज इट ट्रू? क्या ये सही है जो मैंने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम?
बताओ इज इट ट्रू जो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ mv मींस टोटल मास इनटू v स्क्वायर। Again, this is not true. This is not true. क्यों? Because every particle have their independent kinetic energy. Right? ये चीज आपने पढ़ा होगा मे बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आपने पढ़ा होगा, राइट? उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर हम डिफाइन करते हैं फॉर एन पार्टिकल सिस्टम तो हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। okay? तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखने का जो सही तरीका क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। दिस इज द राइट वे टू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सही तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखने का ये सही तरीका है, ठीक है? ये सही तरीका नहीं, एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है? क्यों? इसको अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझोगे तो ये कि अगर आप जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो थोड़ा अगर आप मेमोराइज करोगे उसमें क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से या इंटरनल वर्क की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को चेंज होती रहती है, ठीक है? तो ऑल्दो देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी है फिर भी ड्यू टू इंटरनल चेंज की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक? फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए तो ये तरीका होता है लिखने का, लाइक समेशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, राइट? दिस इज द राइट वे टू राइट द काइनेटिक एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? सो अगर ये एक मिनट अब इस पे आते हैं, ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमें क्या वेलोसिटी ऑफ सॉरी जीरो नहीं, ये कांस्टेंट था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो this does not mean that v1 v2 v3 and v4 are constant। इसका मतलब ये नहीं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें वेरी, ये वेरी कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, ठीक है? सो अगर v1 v2 v3 v4 जो है अगर ये चेंज करेगा तो ऑब्वियसली जो ये जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी का जिसमें चेंज, राइट? अगर v1 v2 v3 वेरी कर सकता है तो ये जो वर्ड है काइनेटिक एनर्जी का, लाइक ये भी क्या होगा, लाइक अगर v1 v2 इंक्रीज होता तो जस्ट थिंक लाइक काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा, ठीक है? सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, दिस डज नॉट मीन दैट v1 v2 v3 v4 आर कांस्टेंट, दिस में चेंज, ये चेंज हो सकता है, अगर ये चेंज हो सकता है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ठीक है, दीपक, हर्षिता? यस सर। ओके ओके, किसी को कुछ पूछना है इस पार्ट में? बिकॉज लाइक बहुत छोटी छोटी बातें हमने करी हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, एंड इस सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड क्वेश्चन नहीं बनेंगे बट अगर नहीं बनते तो इसके यूज आपको फर्दर चैप्टर्स में भेजा जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास में भी मिलेगा, रोटेशन में बहुत अच्छे तरीके से यूज में आपको मिलेगा, सब सारी चीजें, तो इसको समझना जरूरी है, राइट? एक बार आप चीजों को रिवाइज करना, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करना, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से पूछ सकते हो आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ठीक है, वन मोर थिंग, मैंने टेस्ट का जो आपका लास्ट सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसका मैंने रिजल्ट देखा, तो मैंने ये देखा कुछ लोग थे जिन्होंने फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ऐसा क्यों भाई? सर वो पेपर सबमिट हो गया सर, बायो कर दी, पता नहीं क्यों। लास्ट में सर प्रोसीड का ऑप्शन आया था, वो सबमिट हो गया, मैं बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पहुंच नहीं पाया।
ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई, मुझे लगा कि किसी ने ट्राई नहीं किया। नो सर, वो रह गया सर, पता नहीं क्यों प्रोसीड करते ही सबमिट हो गया 90 क्वेश्चन पे। फिजिक्स और ओके, ओके। केमिस्ट्री अटेम्प्ट तो करनी। चलो कोई बात नहीं, उसमें देखो क्या ना, जब ऑनलाइन एग्जाम आप देते हो पहले चीज आपको टाइमिंग ध्यान में रखना होता है, ठीक है, लाइक कि Yes, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको सही लगता है उसको तुरंत सबमिट कर देगा, क्योंकि एक एक सिंगल सेकंड आप सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। बाद में आपको उसमें लाइक जैसे आप ऑफलाइन में हम देते तो पूरा सर्कल कर देते, ऐसा नहीं करना होता। yes, तो उसमें आप डिफरेंट कर सकते हो, तो ऑलरेडी सबमिट होता जाता है वो, ठीक है। तो आपने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, बायो अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, वो ऑटोमेटिक सबमिट होते जाता है, अलग से आपको करना नहीं होता है, ठीक yes, है। sir. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब टेस्ट होगा देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे को भी हो सकता है आपका नेक्स्ट टेस्ट हो, ओके। Yes, sir. उसमें कोशिश करो, अच्छा करो, कुछ लोगों का अच्छा हुआ था बट ठीक है, लेकिन आई थिंक और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी देखो जितना पढ़ाया जाता है इसको रीड करो, पढ़ो, एंड उस चैप्टर्स के खुद से क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करोगे, मैं कितना भी क्वेश्चन करा दूं, कितना भी थ्योरी पढ़ा दूं, वो इनफ नहीं होगा आपके लिए। When जब आप खुद से प्रॉब्लम फेस करोगे, देन अब फिर आप मेरे से पूछो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा किस पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है, किस पार्ट में डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, तो जाके फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे या जो डाउट्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। Okay then, bye everyone. We'll leave Bye, this sir. class here. We'll Bye, leave the sir. next Thank you, class. sir. Okay, thank you so much, Yurida.